हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डिमांड हो रहा था कि सर आप कॉस्ट एंड टैक्स का कुछ वीडियो लाइए, क्योंकि कॉस्ट एंड टैक्स को हम लोगों को करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है और हम लोगों ने बेसिक भी ठीक तरह से नहीं देखा है। तो काफ़ी सारे बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे और उन्होंने काफ़ी सारा रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं सोचा कि एक काम करते हैं, कॉस्ट एंड टैक्स का भी वीडियो लेकर के चले आते हैं। हालाँकि जब जब मैं जिस एरिया में पढ़ाता हूँ, यहाँ पे कॉस्ट एंड टैक्स यहाँ के स्टूडेंट्स का जो है सब्जेक्ट नहीं है, उसकी जगह पे सीएलपीए रखा गया है। फिर भी मैं आप लोग के लिए कॉस्ट एंड टैक्स लेकर के आया हूँ और पूरी उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगी और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको। आप बस वीडियो पे बने रहिए और बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखिए। हाँ, अगर आवश्यकता पड़े तो आप इसे 1.5 जो इनटू है उसके स्पीड से देख सकते हैं। लेकिन पूरी वीडियो को देखें, स्किप ना करें। बहुत ही बेसिक कांसेप्ट के साथ आपको बताऊँगा और 10 मार्क्स आपका एकदम कन्फर्म कर दिया जाएगा यहाँ पे, 10 मार्क्स। आप आराम से 10 मार्क्स इससे ले सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का ही आएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आइए, ये देखिए चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयी कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, यानी कि एम्प्लॉयी कॉस्ट बोलिए या फिर लेबर कॉस्ट बोलिए, एक ही टॉपिक है, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में इसका जो नाम है, इसका नाम है मेथड ऑफ रेम्युनरेशन। मेथड ऑफ मेथड ऑफ रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का मतलब होता है वेजेज या सैलरी, ठीक है? रेम्युनरेशन, मेथड ऑफ रेम्युनरेशन 2 आपका जो नाम है चैप्टर का। और कितना आएगा? 10 मार्क्स का ये चैप्टर आपका एग्जाम में आएगा। ब्रेक कर दिया जाए तो 2 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का। ये तो पक्का प्रैक्टिकल रहेगा और 3 मार्क्स में भी प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, लेकिन ये 2 मार्क्स जो है आपको थ्योरी में देखने को मिलेगा। चलिए, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। देखिए क्या लिखा है, एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब किसी भी कंपनी में वर्कर को दिया जाने वाला वो हर बेनिफिट एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होता है। आइए अगर हम लोग इसमें देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग बारीकी से देखते हैं। बेनिफिट पेड और पेबल टू द एम्प्लॉय ऑफ एन एंटिटी, यानी कि किसी भी तरह का बेनिफिट, किसी भी तरह का वो लाभ जो पेड किया जाता है और या फिर पेबल है, यानी कि देना बाकी है, टू द एम्प्लॉय, किसको? एम्प्लॉय को, ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी का मतलब किसी बिजनेस, किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को अगर किसी भी तरह का बेनिफिट या तो हमने दे दिया है या फिर उसे देना बाकी है। सर देना क्यों बाकी है सर? ऐसा हो सकता है कि उन्होंने काम कर दिया है, हमने उनको बोला था कि आप 1 महीना काम कर दीजिए तो आपको मैं 10,000 रुपया दे दूंगा, तो उन्होंने काम कर दिया लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं देना बाकी है, पेबल। तो किसी भी एम्प्लॉय को कंपनी में अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के बदले जो उनको बेनिफिट पेड किया जाता है या फिर पेबल करना बाकी रहता है, उसे हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट यानी कि रेम्युनरेशन कहते हैं, रेम्युनरेशन, ठीक है? वेदर परमानेंट, चाहे वो एम्प्लॉय हमारे कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय हो, और टेम्पोररी, चाहे वो क्या हो? टेम्पोररी एम्प्लॉय हो। यानी कि चाहे वो टेम्पोररी एम्प्लॉय हो या फिर परमानेंट एम्प्लॉय हो, अगर हम किसी एम्प्लॉय को कंपनी में सर्विस प्रोवाइड करने के बदले कोई भी बेनिफिट पे कर रहे हैं, ध्यान रहे बेनिफिट मतलब किसी भी तरह का बेनिफिट, ठीक है? केवल कैश नहीं, कैश और काइंड, एनी टाइप्स, ठीक है? तो फॉर द सर्विस रेंडर बाय देम, किस लिए ये बेनिफिट दे रहे हैं? तो फॉर द सर्विस रेंडर बाय देम, क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया है, हमारे बिजनेस में अपनी सेवाएं, अपना सर्विस प्रोवाइड किया है, ठीक है? तो यहां तक हो गया आपका कि क्या होता है एम्प्लॉय कॉस्ट। आइए इसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड, एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड, क्या क्या शामिल रहते हैं? पेमेंट मेड इन कैश, एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर में शामिल होता है वो कैश पेमेंट जो कोई कंपनी अपने वर्कर को करता है। अगर कोई कंपनी अपने वर्कर को कैश में पेमेंट करता है, तो जो भी कैश पेमेंट कर रहा है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय कॉस्ट का यानी कि लेबर कॉस्ट का यानी कि रेम्युनरेशन का ही हिस्सा है, उसका सैलरी या वेजेज का ही पार्ट है वो, अगर कोई कैश में पे करता है। सपोज मान लीजिए आपको हमने कहा कि आप हमारे कंपनी में काम कीजिए
आपको हर महीना हम 10,000 रुपया देंगे। तो आपने काम कर दिया तो हम आपको जो 10,000 रुपया दे रहे हैं, वो एम्प्लॉयी कॉस्ट का ही पार्ट है, वो सैलरी का ही पार्ट है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सैलरी और वेजेस इज़ अ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयी रिलेशनशिप। ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी के बीच का एक रिलेशनशिप है। एक मालिक और मजदूर के बीच का जो रिश्ता है ना, वही सैलरी कहलाता है या फिर वेजेज कहलाता है। तो पेमेंट मेड इन कैश और काइंड, या तो नगद में कैश दिया जाए या फिर किसी भी तरह से। सर किसी भी तरह से का मतलब नहीं समझे सर, क्या होता है सर किसी भी तरह का मतलब? देखिए, मान लीजिए कि हमने आपको कहा कि आप हमारे कंपनी में काम कीजिए, हम आपको 20,000 पर मंथ देंगे, मान के चलिए। तो अगर आपने काम कर दिया, मान के चलिए आपने काम कर दिया, तो आज आपका 20,000 रुपीज सैलरी लग गया, अब हमको आपको देना है। तब तक क्या हुआ, जब सैलरी लेना था आप आए और आके बोलेंगे सर एक काम कीजिए ना सर, मेरा घर का इलेक्ट्रिक बिल 2,000 रुपया का आया है, ये बिल लीजिए ना सर, पेमेंट कर दीजिए। तो हमने क्या किया, आपका 2,000 रुपया का इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कर दिया। फिर आप बोल रहे हैं कि सर मेरा मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया है सर, आप 500 रुपया का मेरा मोबाइल में रिचार्ज कर दीजिए ना। तो हमने 500 रुपया का आपका मोबाइल में क्या किया, 500 का रिचार्ज कर दिया। उसके बाद ये इस तरह का हुआ। अब उसके बाद आप बोल रहे हैं कि सर एक काम कीजिए ना, मेरा सैलरी दे दीजिए। तो हम आपको कितना देंगे? आप बताइए, खुद ही बताइए हम कितना देंगे? क्या हम आपको 20,000 देंगे अब? नहीं। अब हम आपको 17,500 रुपीज़ देंगे, क्योंकि हमने 2,000 आपका इलेक्ट्रिक बिल और 500 रुपया का आपका मोबाइल का रिचार्ज कर दिया। तो कहीं न कहीं आप बताइए, वो मोबाइल रिचार्ज और वो इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट आपके सैलरी का, आपके वेजेज का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। हुआ सर, हुआ। हुआ ना? तो कहीं न कहीं ये जो कैश और काइंड ये जो वर्ड लिखा गया है कि नहीं? या तो हम नगद में सैलरी दे देते हैं, या तो किसी भी फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है? एम्प्लॉयी कॉस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। एम्प्लॉयी कॉस्ट में क्या-क्या चीज़ कंसिडर किए जाते हैं? तो वेजेज एंड सैलरी जो कैश में मिलते हैं, जो वेजेज और सैलरी जो कैश में मिलता है वो आता है, वो एम्प्लॉयी कॉस्ट का ही पार्ट है। अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे डीए मिल जाता है, डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से पैसे मिल जाते हैं, मेडिकल अलाउंसेस मिल जाते हैं, तो तरह-तरह के अलाउंसेस, वो सब अगर आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसा अलग से कंपनी दे रही है, तो कहीं न कहीं वो आपकी सैलरी का ही हिस्सा माना जाएगा, वो आपके रेम्युनरेशन का ही पार्ट माना जाएगा, ठीक है? पेमेंट फॉर ओवरटाइम, काफ़ी लोग ओवरटाइम करते हैं, तो उसका अलग से उनको क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है। तो पेमेंट ऑफ ओवरटाइम भी आपकी सैलरी का ही हिस्सा माना जाएगा। एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, आपने सुना होगा ईपीएफ। काफ़ी लोग उसको बोलचाल की भाषा में पीएफ पीएफ बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है? ईपीएफ, एम्प्लॉयी का कुछ पैसा उसके सैलरी से काट के एक फंड में जमा होता है, और जब वो रिटायर होता है ना, तो उसको वो फंड का एक मोटा-मोटी रकम उसको दे दिया जाता है, ताकि उसका बचा-खुचा जीवन बिना किसी के सहारे, किसी पे मतलब डिपेंड ना रहे वो। एम्प्लॉयी जिसने अपनी पूरी जवानी कंपनी को सौंप दी, तो कंपनी भी ये चाहता है कि उसको मैं एक ऐसा लमसम अमाउंट दे दूँ, ताकि उसका बचा-खुचा जीवन जो है बहुत ही सुख से कटे, ठीक है? उसको बोलते हैं ईपीएफ। अदर बेनिफिट मतलब लीव विथ पे, कभी-कभी छुट्टी का पैसा मिलता है। 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, तो लीव विथ पे, काम आप नहीं किए, छुट्टी पर हैं, लेकिन आपको पैसा मिला, तो वो पैसा भी आपका सैलरी का ही पार्ट है। फ्री सब्सिडीज़ फूड, आपने देखा होगा कम कैंटीन होता है, कैंटीन में जाकर के अगर आप मान लीजिए एक एम्प्लॉयी, एक वर्कर अपने कंपनी के कैंटीन में जाकर के फ्री में खा लेता है। नहीं सर, हम तो देखें कहीं-कहीं पैसा लगता है, ₹2, ₹5, ₹10 तो ज़रूर लगता है। तो कोई बात नहीं, मान लीजिए ₹10 ही लगता है, ₹5 ही लगता है ना? तो क्या आप ₹5 देते हैं तो क्या ₹5 खाते हैं? आप तो खाते होंगे ₹100 का, ₹150 का। तो बाकी जो लॉस हो रहा है वो कहाँ से? तो लॉस नहीं हो रहा है, आपके वर्कर के वेजेज का या सैलरी का ही पार्ट है। कैश फॉर्म में नहीं है, काइंड इन काइंड, यानी कि वो किस फॉर्म में है, तो फ्री सब्सिडीज़ ऑफ फूड। वो आपको कंपनी फ्री सब्सिडीज़ ऑफ फूड दे रहा है, तो वो भी आपके सैलरी का ही पार्ट है। लीव ट्रैवल, लीव ट्रैवल बोले तो काफ़ी सारे लोगों को कंपनी टूर ट्रैवल का पैकेज देती है। ये कंपनी में अगर आप 1 साल में कई दिन तक काम करते हैं ना, ज़्यादा दिन तक, तो आपको कंपनी क्या करती है, टूर पैकेज देती है कि जाइए फैमिली के संग आप शिमला, मनाली जाके घूम के आइए, ठीक है?
कमीशन मिलता है अलग से, तो ये सब कुछ सैलरी का पार्ट है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब तक हमने बस ये देखा कि रेम्युनरेशन यानी कि सैलरी या वेजेज एक्चुअल में होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है? आइए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा धीरे-धीरे हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएँगे, लेकिन याद रहे, अगर आप सोच रहे हैं कि पहले ही हम प्रैक्टिकल पे चले जाएँ, तो आप भूल कर रहे हैं, आपसे फिर नहीं बनेगा। इतना अच्छी तरीके से मैं क्लियर कर दूँगा, सिर्फ वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिएगा। डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हम जानेंगे कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है? कोई भी डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट वेयर द लेबर डायरेक्टली एंगेज्ड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब लेबर प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली एंगेज्ड होते हैं ना, जुड़े होते हैं ना, तो उसे हम लोग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। सर जैसे एक एग्जांपल दीजिए सर, नहीं समझ में आया। देखिए मान के चलिए ये पेन मान लीजिए ये तो इलेक्ट्रॉनिक पेन है खैर। मान लीजिए ये पेन, अगर इस पेन को मैं मशीन पर खड़ा होके मैं खुद बना रहा हूँ, मशीन है जिस मशीन पे ये पेन बना, मैं खुद वहां पे खड़ा होके इस पेन को बना रहा हूँ और मान लीजिए एक दिन का मेरा मजदूरी है 500 रुपया। तो ये जो 500 रुपया हमको कंपनी दे रहा है, ये कंपनी के लिए, मेरे लिए नहीं, कंपनी के लिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। बिकॉज बिकॉज द लेबर डायरेक्टली एंगेज विद द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि लेबर जो है डायरेक्टली एंगेज जुड़ा हुआ है किसके, प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ। लेकिन आप सोचिए मेरे जैसे लोग लाइन से 5 लोग, मेरे जैसे वर्कर मशीन पे खड़ा होकर 5 लोग पेन बना रहे हैं और मटेरियल जो है हम लोग नीचे से उठा उठा के पेन को बना रहे हैं। तो समझ जाइए कि अब मटेरियल खत्म हो जाएगा तो हम लोग को मशीन बंद करके जाएंगे नहीं गोडाउन में मटेरियल लाने। एक हेल्पर होगा, हेल्पर, जो हम लोग का 5 लोगों का सामने मटेरियल देखेगा, जैसे ही खत्म होगा तुरंत मटेरियल ला करके गोडाउन से रख देगा। आप बताइए वो हेल्पर भी तो लेबर ही हुआ, लेकिन क्या वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, क्या वो डायरेक्टली इस पेन को बना रहा है? नहीं, बनाने में हेल्प जरूर कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोडक्शन से नहीं जुड़ा है। तो उस हेल्पर को जो मजदूरी दिया जाएगा 200 400 500, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा। समझ में आया आपको? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। आइए इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं और क्लैरिटी आ जाएगा आपका। इट इज द कॉस्ट इनकर्ड इन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉई हु आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो कॉस्ट जो इनकर्ड मतलब खर्च किए जाते हैं पेमेंट ऑफ एम्प्लॉई को देने में, किन एम्प्लॉई को, हु आर डायरेक्टली एंगेज्ड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस, डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हैं उनको, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? cost incurred for payment of employee who are not directly engaged in the production process। जो लोग डायरेक्टली एंगेज नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस से, उनके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस आप समझ गए होंगे। आइए दूसरा, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड टू द कॉस्ट यूनिट। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जो होता है ना, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जैसे मैं बना रहा हूं तो आपने हमको जो 500 रुपया दिया, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इजीली आइडेंटिफाइड है, इजीली। सर कैसे इजीली आइडेंटिफाइड है, एक एग्जांपल दीजिए ना सर, अच्छा रहेगा। आइए आपको एग्जांपल दे देते हैं। मान के चलिए कंपनी ने कहा एक पेन जो बनाएगा उसको हम 10 रुपए देंगे, 10 रुपए। एक पेन बनाने का 10 रुपए देंगे, एक पेन बनाने का कितना देंगे, 10 रुपए देंगे, ठीक है। आप बताइए, आप बताइए, हमने दिन भर काम किया, जितना देर भी काम किया कंपनी में, हमने क्या किया, 50 पेन बनाया, तो बताइए कंपनी हमको कितना देगी? कितना देगी? सर 5 रुपए देगी सर, ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा जा रहा है ईज़िली आइडेंटिफाइड, ईज़िली आइडेंटिफाइड। आइए एक और एग्जांपल देते हैं आपको। मान के चलिए कि मेरा 1 दिन का मज़दूरी, 1 दिन का मेरा मज़दूरी ही है, मान के चलिए 800 रुपीज़, 800 रुपीज़ कंपनी हमको 1 दिन काम करने का देती है। और मान लीजिए हम प्रोडक्शन, हम एक दिन में जो पेन, ये जो पेन है ना, मान के चलिए हम पेन बनाते हैं एक दिन में 100 पीस पेन बना देते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए एक पीस पेन पर मेरा मजदूरी कितना है, एक पीस पेन पे, तो आप तुरंत नहीं बता देंगे कि 800 और डिवाइडेड बाई सर 100, तो ये कट गया 8 रुपया एक पीस पर सर पेन है। तो इजिली आइडेंटिफाइड नहीं है। क्या आपको पेन का जरूरत पड़ता है इसके लिए? सर आपको तो पड़ गया। अरे तो ये तो मैंने आपको दिखाया, ऐसे ही आप नहीं बता देते।
बिल्कुल बता देते हैं। जो जिस चीज़ के लिए आपको पेन का ज़रूरत ना पड़े, समझ जाइए वो डायरेक्ट कॉस्ट है, ईज़िली आइडेंटिफाइड हो गया, ठीक है? लेकिन आइए आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनडायरेक्ट बात अगर करें इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, तो ध्यान से मेरा बात सुनिए। वो हेल्पर जो 5 लोगों को यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 लोग मशीन पे ये बना रहे हैं पेन, ठीक है? एक हेल्पर अकेला एक हेल्पर अकेला, ठीक है? इन पाँचों का हैंडल कर रहा है, कितना-कितना मटेरियल लगेगा और इसको मज़दूरी दिया जा रहा है 500 1 दिन का मान लीजिए और ये सब लोग बना रहे हैं, कुछ पेन ये, कुछ पेन ये, कुछ पेन ये, कुछ पेन ये, कुछ पेन ये। क्या आप जितना जल्दी मेरा बताएँ 800 पर कितना रुपया पीस पड़ा, क्या आप इस हेल्पर का एक पेन पर कितना मिल रहा है आप बता देंगे? बिल्कुल सर बता देंगे, हमें भी पता है बता देंगे। लेकिन आप पेन और कैलकुलेटर तरह-तरह का आप उठा लेंगे, आप थोड़ा-सा टाइम कंज़्यूम करेंगे, तब आप बता पाएँगे क्योंकि आप इसका प्रोडक्शन तब ना जाके सब प्रोडक्शन इसमें भाग दिया जाएगा। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ना? इनडायरेक्ट कॉस्ट इज़ अ पोर्शन ऑन द सम एप्रोप्रिएट बेसिस ये नॉट इज़िली आइडेंटिफाई नहीं होता है और ना ही इसका कोई एप्रोप्रिएट बेस है। अब जैसे देखिए ना, हमको जो आपने ₹800 दिया अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने डायरेक्ट पेन पे काम किया। लेकिन ये इसको आप डायरेक्ट पेन पे नहीं डाल सकते क्योंकि ये हेल्पर ने सभी के ऊपर अपना टाइम दिया है, सभी के ऊपर, ठीक है? तो यही वजह है, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको दूसरा डिफरेंस समझ में आया होगा। Direct employee cost varies with the volume of production and has positive relationship with the volume. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो होता है ना, वो वैरी करता है। वैरी मतलब बढ़ना, घटना, वैरी बदलना। वैरी करता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयी कॉस्ट भी लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रोडक्शन घटेगा, लेबर कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी कि विथ इंक्रीज विथ प्रोडक्शन लेबर कॉस्ट इंक्रीजेस एंड डिक्रीज विद प्रोडक्शन लेबर कॉस्ट डिक्रीजेस दोनों घट जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है जैसे आपने तो पढ़ा ही होगा इकोनॉमिक्स में अगर इकोनॉमिक्स आपका होगा तो नहीं होगा तो देखिए हम आपको बता देते हैं सिंपली देखिए ना एक पेन एक पेन बनाने का 10 रुपए लेबर को दिया जा रहा है तो बताइए लेबर क्या किया 50 पेन बनाया तो बताइए कितना दिया जाएगा 10 रुपया करके ना तो 500 दिया जाएगा ये देखिए 70 पेन बना दिया कितना दिया जाएगा 700 दिया जाएगा मान लीजिए 100 पेन बना दिया, कितना दिया जाएगा? 1000 दिया जाएगा। आप देखिए, प्रोडक्शन के इंक्रीज़ के साथ लेबर कॉस्ट भी क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया ना? यही अगर डिक्रीज़ किया जाए, तो डिक्रीज़ हो जाएगा ना? तो इस तरह से आप इसको समझ गए, डायरेक्ट एम्प्लॉयी कॉस्ट वेरीज़ विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड हैज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद वॉल्यूम। पॉजिटिव क्यों बोला जा रहा है? अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो कॉस्ट भी बढ़ रहा है। देखिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट भी बढ़ रहा है और प्रोडक्शन घटेगा, तो कॉस्ट भी क्या होगा? घटेगा। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयी कॉस्ट में नॉट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयी कॉस्ट वो है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करता है ठीक है एकदम वेरी नहीं करता जैसे ये हेल्पर का जो है ये वेरी नहीं करेगा यहाँ पे कितना भी लोग पेन बना ले ये लोग मिलके डायरेक्ट लेबर ये देखिए ये जो डायरेक्ट लेबर यहाँ पे हमने आपको बताया है डायरेक्ट लेबर कितना भी पेन बना ले इसको तो 500 रुपया ही मिलेगा 500 रुपया ही मिलेगा ठीक है तो वही चीज़ है, ये बदलता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, ठीक है? तो यहाँ तक जो है दूसरा एक मतलब एक 2 पार्ट खत्म हो गया डिफरेंस और हमने समझा कि लेबर कॉस्ट यानी कि रेम्युनरेशन क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला समझेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर लेबर कॉस्ट आपको अच्छा से जानना है तो आपको आना चाहिए आइडल टाइम। आइडल टाइम देखिए, आइडल टाइम वेजेस क्या होता है? आइडल टाइम वेजेस का मतलब होता है वो समय कंपनी के अंदर वो समय जिस दौरान वर्कर प्रोडक्शन नहीं करता है, लेकिन कंपनी के अंदर मौजूद रहता है। कंपनी के अंदर मौजूद है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर रहा। सर कंपनी के अंदर मौजूद है तो क्यों प्रोडक्शन नहीं कर रहा है सर? बहुत सारे रीज़न है, आइए हम लोग जानेंगे धीरे-धीरे। देखिए, the time during which no production is carried out because the worker remain idle but are paid. The time वो समय ड्यूरिंग विच नो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट वो समय जब प्रोडक्शन नहीं होता है बिकॉज क्योंकि
द वर्कर रिमेन आइडल, क्योंकि वर्कर जो है वो काम नहीं करता है, बैठा रहता है, बट आर पेड, लेकिन उसको इसके लिए पैसा दिया जाता है। इन अदर वर्ड, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम पेड एंड टाइम बुक्ड। ये डिफरेंस है टाइम पेड और टाइम बुक्ड, यानी कि टाइम बुक्ड का मतलब समझ रहे हैं आप? तो मान लीजिए एक वर्कर को 8 घंटा कंपनी के अंदर बिताना है। 8 घंटा में वो 8 घंटा थोड़ी ना काम करता है। 8 घंटा में वो 8 घंटा काम नहीं करता। 8 घंटा में मान लीजिए उसको 30 मिनट का लंच ब्रेक होता है और 15 मिनट का टी ब्रेक 2 टाइम होता है। तो मान लीजिए 1 घंटा ये चला गया। तो उसका 7 आवर, रियल में वो प्रोडक्शन कितना घंटा कर रहा है? 7 आवर। ये 7 आवर हो गया टाइम, ये वाला टाइम बुक्ड, और 8 आवर्स क्या हो गया उसका? टाइम पेड। आपने पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे आप। सीधा आप ध्यान रखेंगे, आइडल टाइम उस टाइम को बोला जाता है जिस दौरान एम्प्लॉई कंपनी में मौजूद तो रहता है लेकिन प्रोडक्शन नहीं करता। जैसे लंच ब्रेक हो गया। अब आपको लंच ब्रेक हो गया कंपनी में, तो आप खाना खाएंगे और एक हाथ से मशीन चलाएंगे? नहीं ना। तो आप बैठ जाएंगे, आप मशीन बंद कर देंगे और केवल एकदम सटासट सटासट क्या करेंगे? उसके बाद 30 मिनट क्या, जो आप भोजन किए, क्या कंपनी बोलेगा कि आपने क्यों खाना खाया, आपने मशीन क्यों बंद किया, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा? आपको इस 30 मिनट का भी पैसा मिलेगा। मान लीजिए 15 मिनट का आपको टी ब्रेक मिला, चाय, पानी, खैनी मज़दूर को मिला करने के लिए, तो क्या ये 15 मिनट का पैसा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ये 30 मिनट, ये 15 मिनट, ये वो समय है जिस दौरान प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो रहा है, यानी कि देयर इज व्हिच नो, मतलब यहाँ क्या बोल रहा है? द टाइम ड्यूरिंग व्हिच नो प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बिकॉज़ द वर्कर रिमेन आइडल, ठीक है? बट आर पेड। आइए इसके बाद समझ गए होंगे। द द टाइम फॉर व्हिच एम्प्लॉई आर पेड, वो टाइम जिसके लिए एम्प्लॉई को पेड किया जाता है, पैसा दिया जाता है, इंक्लूड हॉलिडे, यहां तक कि हॉलिडे, छुट्टी पर भी पेड लीव अलाउेबल, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त पे भी। रेस्ट टाइम, यानी कि कभी-कभी होता है कि 30 मिनट टिफिन करने के बाद 15-20 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। तो कंपनी में प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन क्या रेस्ट का पैसा नहीं मिलेगा? मिलेगा। ऑफ टाइम, और कभी-कभी ऑफ टाइम। किसी भी तरह का टाइम कंपनी में लेबर मौजूद है और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसका पैसा उसको मिलेगा, वो टाइम आइडल टाइम कहलाएगा। ठीक है? 1 मिनट, हाँ, माइक कभी-कभी बंद हो जाता है ना, तो चेक करना पड़ता है। हम बोलते ही रह जाते हैं और आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं होता है, बहुत सारा मेहनत लग जाता है। आइए देखिए कॉजेज़, हाँ, ये चीज़ देख लीजिए, क्या कारण है? आइडल टाइम का क्या कारण है? बहुत वाइटल चीज़ है ये, ध्यान दीजिएगा। जब तक ये नहीं जानेगा तब तक लेबर कॉस्ट का सवाल ही नहीं बनेगा आपसे। द टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड द प्लेस ऑफ वर्क, वो समय जो लॉस्ट हुआ है फैक्ट्री की गेट से वर्क प्लेस तक जाने का। जैसे मान के चलिए ये रहा आपका फैक्ट्री, ये रहा आपका फैक्ट्री, ध्यान दीजिएगा, और ये रहा आपका फैक्ट्री का गेट ये। तो मान लीजिए वर्कर को यहाँ 10 बजे एंट्री करना है, 10 बजे गेट बंद, तो मान के चलिए 9 बज के 59 मिनट, 59 मिनट पे, 9 बज के 59 मिनट पे यहाँ एक वर्कर एंट्री ले लिया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अंदर ढुक गया, ठीक है? यहाँ पे आ गया एक वर्कर, यहाँ पे लीजिए। चलिए यहाँ पे एक हम वर्कर बना देते हैं। आपको पता है मेरा ड्राइंग, ये यहाँ पे आ गए गेट पे, 9 बज के 59 मिनट, 1 मिनट बाकी है। अब बताइए, क्या ये गेट है, तो यही गेट के पास यहाँ पे मशीन रखा हुआ है, यहाँ पे मशीन रखा हुआ है ना? कभी आपने देखा है कि गेट के पास मशीन रखा है और एम्प्लॉई गेट से ढुका और लीजिए भिड़ गया, काम चालू? नहीं, मशीन यहाँ कहीं साइड में होता है और गेट से इसका दूरी जो होता है ना, थोड़ा-सा दूर होता है। काफ़ी 5 से 10 मिनट तक का समय लग सकता है यहाँ से यहाँ जाने में। तो आप बताइए उसका ड्यूटी तो 10 बजे से शुरू हो गया, लेकिन वो यहाँ आया कब? तो मान लीजिए 10 बज के 15 मिनट पे। तो बताइए 15 मिनट प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ? नहीं हुआ ना? क्या इसके लिए उसको पैसा नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। तो बताइए 15 मिनट क्या हो गया? आइडल टाइम, आइडल टाइम हो गया, ठीक है? अगला, इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर जॉब, 2 जॉब के बीच जो इंटरवल होता है ना, उसको बोला जाता है। जैसे मान लीजिए एक वर्कर को हमने कहा कि लीजिए इस डिपार्टमेंट में वो 4 नंबर मशीन पे काम कर रहा है, एक वर्कर ए। हमने ए को कहा कि आप एक काम कीजिए, इस डिपार्टमेंट में चले जाइए और 6 नंबर मशीन पे जाके काम कीजिए। तो बताइए इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट जाने में समय तो लगेगा ना? मान लीजिए 5 मिनट का समय लगा। तो ये 5 मिनट जो इंटरवल टाइम है ना, ये भी तो आइडल टाइम है। क्या ये 5 मिनट प्रोडक्शन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन पैसा कटेगा? नहीं, पैसा देना पड़ेगा। ठीक है? द सेटिंग अप टाइम फॉर द मशीन,
किसी भी मशीन को सेटिंग अप करने के लिए जो टाइम लगता है ना, उसको बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। सेटिंग अप टाइम फॉर द मशीन, कहने का मतलब है कि वो जो मशीन है, तो समझ लीजिए कोई मशीन, अब आप चालू करते थोड़ी ना स्टार्ट हो जाता है कि आप बटन दबाए स्टार्ट हो गया, नहीं, बहुत सारा मशीन ऐसा होता है, आप उसे ऑन कर दीजिए, तो 5-10 मिनट पूरा एकदम गाड़ी गियर बनाएगा बनाएगा तरह-तरह का, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो उस तरह से वो रेडी होगा, तब जाके तो बताइए 5-10 मिनट उसको रेडी होने में लगा, फिट होने में लगा, तो कहीं न कहीं वो जो 10 मिनट प्रोडक्शन हुआ, नहीं हुआ, तो क्या हो गया? आइडल टाइम हो गया, उसके लिए पैसा लेबर को मिलेगा। नॉर्मल रेस्ट टाइम, टिफिन के बाद थोड़ा आराम कर लिया वर्कर, ब्रेक, लंच टाइम, सब क्या हुआ? आइडल टाइम हुआ। हुआ ना आइडल टाइम? बिल्कुल। आइए, अब ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट, आइडल टाइम का क्या ट्रीटमेंट होता है? ध्यान देंगे एकदम बिल्कुल। बहुत अच्छा से अगर आप लोग ये वीडियो को अब तक समझोगे, तो बहुत आगे आपको सवाल एकदम तुरंत बनेगा। देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है? इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आइडल टाइम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट है। सर कैसे? हम वर्कर काम नहीं कर रहा है, वर्कर लंच कर रहा है, उसके लिए हम उसको पैसा दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर वो पेन बनाने वाला कंपनी है, तो वो जिस मान लीजिए 1 घंटा तक टिफ़िन दी, 1 घंटा वो अगर वो टिफ़िन किया, तो 1 घंटा का तो पैसा देना पड़ा, जबकि प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं इसी पेन के दाम में उस 1 घंटा का पैसा वर्कर का जोड़ लिया जाएगा और कस्टमर से उसको वसूल लिया जाएगा। है कि नहीं? बताइए, आप खुद बताइए, है कि नहीं? बिल्कुल है। Thus, in the case of direct worker and allowances for normal idle time is considered setting of standard hours or standard rate। और यही वजह है कि डायरेक्ट वर्कर के केस में आइडल टाइम को स्टैंडर्ड आवर्स में सेट किया जाता है। सर इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर्स क्या होता है? थोड़ी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी इसका क्लैरिटी थोड़ा आगे आएगा आपको, ठीक है? आगे ज़रूर आएगा। स्टैंडर्ड आवर्स वो होता है कि किसी भी काम को करने का एक टाइम फिक्स होता है कि इतना टाइम में आप कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम पेपर कितना देर का हो रहा है? 2 घंटा। तो 2 घंटा ऐसे ही नहीं सेट किया गया। बोर्ड का एक होता है ना साइंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट, एक उसका क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट होगा। उस डिपार्टमेंट ने उस पेपर को सॉल्व कर के देखा होगा कि हाँ, ये 2 घंटा में सॉल्व होने लायक है। तभी वो स्टैंडर्ड आवर्स रखा गया 2 घंटा, कि 2 घंटा माने किसी भी काम को खत्म करने के लिए दिया गया समय क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है? और स्टैंडर्ड रेट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट का मतलब जो मज़दूरी वर्कर को दिया जाएगा। एक स्टैंडर्ड, ये नहीं कि ज़्यादा कम रहे और ना ही बहुत ज़्यादा रहे, ये सब ध्यान में रखा जाता है, ठीक है? बस आप इतना देखिए ना, इस पूरा पॉइंट से आप इतना ध्यान रखिए, फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि ये जो आइडल टाइम के लिए जो मज़दूरी दिया जाता है, वर्कर को वेजेस दिया जाता है, जिस दौरान प्रोडक्शन नहीं होता है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट है, वो वसूला जाएगा पेन के कॉस्ट कस्टमर से, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर, अगर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्कर सर क्या होता है? सर क्या होता है? क्या होता है? हेल्पर, हेल्पर, सिर्फ हेल्पर होता है? नहीं, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या पेन बनाता है खड़ा होके? वॉच करता है, यानी कि उसका वर्कर भी इसमें इनडायरेक्ट। मैनेजर खुद, मैनेजर का सैलरी इनडायरेक्ट वर्कर है मैनेजर। आप सोच के देखिएगा, इनडायरेक्ट वर्कर। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर, नॉर्मल आइडल टाइम इज कंसीडर्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड रेट। यहाँ पे इनडायरेक्ट वर्कर आप अगर जानते होंगे, शुरू से पढ़े होंगे, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है ओवरहेड कॉस्ट। तो ही बोल रहा है इनडायरेक्ट वर्कर है ना, तो इसके लिए ओवरहेड रेट निकालने में ये हेल्प करता है, ठीक है? अब आइए, एक खास बात हम आपको बता दें, खास बात। आइडल टाइम भी 2 तरह के होते हैं। आइडल टाइम जो है 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल आइडल टाइम और एक होते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब सर नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? देखिए, अगर आपको हम सिंपली एकदम बता दें, एक वर्ड में अगर बता दें, मतलब एक वर्ड नहीं, एक वाक्य में बता दें, आप समझ जाए, तो वो समय जिस दौरान प्रोडक्शन नहीं हुआ है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। ये होना ही था, इसके लिए आप कोई रोक नहीं सकते। नॉर्मल आइडल टाइम, इट इज द टाइम विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। ऐसा टाइम जिस दौरान प्रोडक्शन नहीं हुआ है और आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, और ना ही आप उसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, ना ही अवॉइड कर सकते हैं, ना ही रिड्यूस कर सकते हैं। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस,
बिज़नेस के बिज़नेस की अवधि के दौरान आप इस टाइम को अवॉइड नहीं कर सकते, ना ही कम कर सकते, चाह के भी नहीं कम कर सकते। आप बताइए एक वर्कर आके 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा कंपनी में काम करता है, तो आप बोल देंगे आप आज से खाना-पीना नहीं खाना है, आज से 12 घंटा आना है तो 12 घंटा काम ही करना है, कोई खाना नहीं खाएगा, जिसको देख लेंगे उसको जॉब से निकाल देंगे। आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं, यानी कि एम्प्लॉयी है तो खाना खाएगा, एम्प्लॉयी है तो समझ रहे हैं ना, जाएगा बाथरूम, ठीक है? तो वहाँ जाएगा, आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है? सब चीज़ ध्यान में रहे। उसी तरह से एम्प्लॉयी है तो गेट से लेके वर्किंग प्लेस तक जाएगा जहाँ मशीन रखा हुआ है, तो उस दौरान समय लगेगा, आप क्या हेलीकॉप्टर का व्यवस्था उड़ के जाएगा? नहीं, समय लगेगा। अवॉइड नहीं किया जा सकता है, द टाइम व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड एंड रिड्यूस्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस के नॉर्मल कोर्स में जिस चीज़ को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, वो खाएगा ही, वो चाय पिएगा ही, वो वॉशरूम जाएगा ही, गेट से लेके वहाँ तक जाने में समय लगाएगा ही, ये नॉर्मल है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम। कहने का मतलब जिस जो पता है, हमको पता है कि होगा, नॉर्मल किसको बोलते हैं? नॉर्मल बात किसको बोलते हैं? अरे कुछ अब मान लीजिए हम कुछ आपको बता रहे हैं, अरे ये तो नॉर्मल बात है, बोलते हैं ना नॉर्मल, लेकिन एबनॉर्मल जिसका हमको पता नहीं है और हो गया, देखिए एबनॉर्मल आइडल टाइम। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम से हट के देयर मे बी फैक्टर व्हिच गिव राइज़ टू एब्नॉर्मल आइडल टाइम, बहुत सारे बाहरी फैक्टर हैं, जो एब्नॉर्मल आइडल टाइम क्रिएट कर जैसे मान लीजिए कि कंपनी में मशीन चल रहा था अचानक से मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको पावर फेलियर हो गया, लाइट कट गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो अब इसके लिए ये क्या पता था? ये तो नॉर्मल बात कैसे है? आज ही क्यों पावर फेल होना था? पावर तो फेल तो अब बताइए मज़दूर 2 घंटा तक लाइट नहीं आया, बिजली नहीं आया, बैठा रहा। तो प्रोडक्शन हुआ? नहीं, नहीं हुआ ना प्रोडक्शन। लेकिन क्या इसके लिए इसको इसको हम लोग मतलब कैन नॉट बी अवॉइडेड है? नहीं। ये जो चीज़ है ये हम कम कर सकते थे, इसको हम रिड्यूस कर सकते थे। कैसे करिएगा सर आप? हम जनरेटर लगा देते, कंपनी है इतना बड़ा कंपनी का मालिक हम जनरेटर नहीं रखेंगे? इस तरह से मतलब जिसका ज़िम्मेदार मालिक है, जिसका ज़िम्मेदार मैनेजमेंट खुद है, जिस समय का ज़िम्मेदार जिस दौरान प्रोडक्शन नहीं हुआ है, वो समय का ज़िम्मेदार कौन है? मालिक खुद है, ठीक है? खुद है वो। तो एब्नॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं उसको। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आइए यहाँ पे कॉजेज़ देख लेते हैं, क्या कारण है? एब्नॉर्मल आइडल टाइम का क्या कारण है? Idle time may also arise due to abnormal factor like lack of coordination. वो idle time जो अराइज होता है एबनॉर्मल फैक्टर की वजह से लाइक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेशन सही नहीं है मान लीजिए कि पूरा एक मान लीजिए 2000 मशीन कंपनी में लगा हुआ है 2000 वर्कर हर मशीन पे एक वर्कर काम कर रहा है 2 वर्कर में क्या हुआ झगड़ा हो गया मारपीट होने लगा मान लीजिए दो पूरा मारपीट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होने लगा तो उसके बाद क्या हुआ बाकी लोग को सुपरवाइज़र को क्या करना चाहिए? छुड़ाना चाहिए था, ठंडा करना चाहिए था। बाकी लोग आस-पास के जितने भी 10 लोग थे मशीन पे, वो लोग अपना मशीन बंद करके मस्ती में ऐसे खड़ा होकर के देख रहे हैं। मार, मार, मार दो, फाड़ दो, ऐसे कर मजा ले रहे हैं। तो बताइए बाकी सब मशीन बंद हो गया, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये देखिए इतना सारा मशीन बंद हो गया और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। एब्नॉर्मल आइडल टाइम क्योंकि इसको अवॉइड किया जा सकता था। ठीक है? आइए अगला। पावर फेलियर, लाइट चला गया, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, मशीन अचानक से बंद हो गया। तो ये सब एब्नॉर्मल है क्योंकि पावर फेलियर हम जनरेटर से रोक सकते थे। ब्रेकडाउन हुआ मशीन हम तुरंत वहाँ पे अपना जो गैंग बॉस होता है मशीन को ठीक करता है उसको रखते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, पुअर सुपरविजन, फायर, फ्लड। आग लग गया, काम बंद हो गया। फ्लड बाढ़ आ गया, काम बंद हो गया। पुअर सुपरविजन यानी कि सुपरवाइजर ही सही नहीं है। सुपरवाइजर को बोला जाता है कि सब वर्कर पे वॉच रखो, काम कराओ तो सुपरवाइजर क्या करता है सब वर्कर को बोलता है आज काम बंद करो, चलो पार्टी करेंगे। ले जाके कंपनी में कहीं साइड में बनाता है एकदम चावल, दाल, बिरयानी बना के सबको मिल के बैठ के खाता है। तो सुपरवाइजर ही वैसा है। तो क्या है? एबनॉर्मल आइडल टाइम है। उस दौरान प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लॉकआउट ताला लग गया, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। स्ट्राइक्स आज हड़ताल ही हो गया, तो हड़ताल को कौन जानता है? ठीक है? अचानक से मटेरियल ही खत्म हो गया, मटेरियल सब खत्म, वर्कर बैठा आपके घर पे देखते होंगे कभी-कभी आपका घर बनता होगा, मान लीजिए बिल्डिंग बन रहा है मिस्त्री आया है बिल्डिंग बनाने, अचानक से 2 घंटा काम किया तब तक आपका बालू सीमेंट खत्म हो गया। अब मिस्त्री 1 डेढ़ घंटा बैठा हुआ है, बालू सीमेंट आएगा। तो क्या आप उस 1 डेढ़ घंटा का उसको पैसा नहीं देंगे? देंगे। इट्स कॉल्ड एब्नॉर्मल आइडल टाइम। इसी को बोलते हैं एब्नॉर्मल आइडल टाइम।
बोलिए यहां तक क्लियर हुआ मेरा बात? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ पहले ये बताइए। ये था बेसिक। अब हम डायरेक्ट चले जाएंगे हाल से और यानी कि बोनस प्लान पे चले जाएंगे। थोड़ा सा कुछ बताएंगे आगे। देखिए हम अभी बेसिक खत्म करेंगे, अब बेसिक खत्म ही हो चला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा तरह से आपको हाल से रोहन करा देंगे। ये देखिए यहाँ पे एक एम्प्लॉई एक्स है, उसका सैलरी स्लिप बनाना है। तो खैर सैलरी स्लिप आप लोग का सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, जहाँ पे रुकना होगा हम ठीक रुक। आपके सिलेबस में ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। ओवरटाइम ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। सर ये सिलेबस में नहीं है तो आपका पीडीएफ में सर क्यों दिख रहा है सर? मैंने आपको पहले ही कुछ लोग मैसेज किए थे तो मैंने कहा था ना कि मैं बीकॉम को कॉस्ट एंड टैक्स पढ़ाता हूँ। 12 को इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि हमारे यहाँ के लोकल स्कूल में बैरकपुर टीटागढ़ का एरिया है, यहाँ के लोकल स्कूल में कॉस्ट एंड टैक्स बहुत रेयर, दूर के स्कूल में एक में है। तो हमारे यहाँ ऑफलाइन में ना 2-4 स्टूडेंट ही है, तो उनको ऑफलाइन ही पढ़ा दिया करता था, ठीक है। तो फिर भी उसी का नोट्स है, यही वजह है ओवरटाइम है। आइए ना हम आपको आपके सिलेबस पे तो सर एक आप बीकॉम का सिलेबस हम लोग को पढ़ा रहे हैं सर, टफ होगा सर। कुछ टफ नहीं होगा, भरोसा रखिए मेरे ऊपर, कुछ टफ नहीं होगा। हम आपको उतना ही बता रहे हैं जितना आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। आइए सबसे पहले इसको देखिए, टोटल वेजेस क्या होता है समझ लेना, ये आपका सिलेबस में टोटल वेजेस क्या होता है, आप इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए। तो ध्यान रखिए, बेनिफिट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, कैश और काइंड। हमने तो अभी शुरू में ही आपको बता दिया कि ऐसा कोई भी बेनिफिट जो एम्प्लॉयर क्या होता है सर? कंपनी का मालिक। एम्प्लॉय क्या होता है सर? गजब हाल है। एम्प्लॉय हम आप, अगर एम्प्लॉय काम करने वाला, कोई भी मालिक अपने एम्प्लॉय को किसी भी तरह का बेनिफिट देता है, या तो कैश फॉर्म में हो या तो किसी भी फॉर्म में हो, वो सब का टोटल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? टोटल वेजेज। किसी भी फॉर्म में, ध्यान रहे किसी भी फॉर्म में हो। देखिए यहाँ पे बेसिक वेजेज, किसी भी वर्कर को सबसे पहले अगर कोई चीज मिलता है तो बेसिक वेजेज मिलता है। सर ये बेसिक वेजेज क्या होता है सर, समझ में नहीं आया। बेसिक वेजेज का मतलब कि आप कंपनी के अंदर अगर आ गए 10 बजे, आपका ड्यूटी ऑन हो गया, तो आप काम करे चाहे ना करे आपको इतना पैसा तो रोज का मिलेगा। आपका अटेंडेंस हाजिरी लग गया, आपको उसको बोलते हैं बेसिक वेजेज। तो सर काम नहीं करेंगे, अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो बेसिक के साथ आपको बेसिक तो 100% मिलेगा। बेसिक किसी को ऐसा हो नहीं सकता है कि बेसिक में, बेसिक के बाद ही आपको कुछ मिलेगा, बिना बेसिक का आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर मान लीजिए बेसिक आपको मिला, अब आपने क्या किया, कुछ देर ओवर टाइम किया, तो ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम बेसिक में जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आपको ओवर टाइम वेजेज मिलेगा, सिर्फ ओवर टाइम का भी होता है। आप पहले अपना 8 घंटा का नॉर्मल ड्यूटी पूरा कीजिए, फिर आप एक्स्ट्रा कीजिए, उसको बोलते हैं ओवर टाइम। डीए, डियरनेस अलाउंसेस मिलेगा। डियरनेस सर, डियरनेस अलाउंसेस क्या होता है सर? महंगाई भत्ता। महंगाई से लड़ने के लिए सरकार या कंपनी जो है अपने वर्कर को कुछ पैसा बढ़ा के देता है, ठीक है, महंगाई से लड़ने के लिए। तो डियरनेस अलाउंसेस दिया जाता है। तो बेसिक मिलेगा मैंडेटरी, बेसिक के साथ डीए जोड़ के मिलेगा। सिर्फ डीए किसी एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा कि इसको एम्प्लॉय काम किया और हम बोले लीजिए डीए लीजिए ले जाइए, नहीं, बेसिक के साथ ही मिलेगा। बोनस, बोनस मिलेगा सर। बोनस क्या है सर? यही तो आपका सिलेबस है, हाल से और रोहन क्या है? बोनस ही तो है सर। बोनस हम जानते हैं सर, मेरा ना घर में ना मेरा पापा को, मेरा अंकल को ना सर, मेरा भैया को ना सर, दुर्गा पूजा में मिलता है सर बोनस। दुर्गा पूजा घूमने के लिए। आप पागल हो चुके हो। लोग उसको बोनस का नाम देते हैं, वो बोनस नहीं है, वो पूजा के लिए, घूमने के लिए इंसेंटिव मिलता है। मान लीजिए कुछ अलग तरह से घूमने के लिए मिल जाता है। बोनस उसको कभी नहीं बोलते हैं, ध्यान रहे। बोनस किसको बोलते हैं सर? आते हैं टॉपिक पे तो हम आपको दिखाते हैं बोनस किसको बोलते हैं। ये देखिए ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में उसको बुढ़ापे के लिए पैसा मिलता है, वो भी सैलरी का पार्ट है। अदर अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस। कोई कोई कंपनी रहने के लिए घर नहीं देता तो घर भाड़ा दे देता है, आपको पता होगा। आप अपने घर में पूछिएगा, मिलता है जो लोग काम। ये सब जोड़ा जाएगा, जो-जो मिल रहा है, जो-जो मिल रहा है, ये नहीं कि नहीं मिल रहा है वो भी। जो-जो मिल रहा है सब जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा ना, इसको बोलते हैं टोटल वेजेज। तो उम्मीद करते हैं आपको टोटल वेजेज का कांसेप्ट क्लियर हुआ। इसका बहुत हेल्प लगेगा, इसका बहुत हेल्प लगेगा भाई। आइए ये सबसे वाइटल टॉपिक बेसिक, क्योंकि बिना बेसिक का तो आप सवाल ही नहीं बना पाएँगे एग्ज़ाम में, बिना बेसिक का, ठीक है? तो आइए सबसे मेन टॉपिक पे आ गए बेसिक। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एकदम। आइए
बेसिक वेजेस क्या होता है? तो बेसिक वेजेस का मतलब होता है मिनिमम वेजेस, मतलब जो वो वेजेस जो आप कदम रख दिए कंपनी में तो आपको मिलना तय है, उसको बोलते हैं बेसिक वेजेस, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, बेसिक वेजेस 2 तरह से मिलता है, 2 तरह से, ये देखिए आप 2 तरह से मिलता है। एक मिलता है प्रोडक्शन और एक मिलता है, एक प्रोडक्शन के हिसाब से मिलता है और एक टाइम के हिसाब से। देखेंगे आप किसी कंपनी में 8 घंटा काम करने का 500, 8 घंटा काम कीजिए 600, 12 घंटा काम कीजिए 800, ये क्या है? ये टाइम के हिसाब से मिल रहा है कि आप इतना टाइम बिताइए कंपनी में, इतना आपका मजदूरी रोज का। लेकिन किसी कंपनी में आप जाइएगा, एक पीस पेन बनाइए 10 रुपया, आप चाहे आप दिन भर में जितना पीस पेन बनाइए, आप ले जाइए। तो ध्यान से सुनिएगा, एक पीस पेन बनाइए 10 रुपया, तो ये प्रोडक्शन बेस हो गया, प्रोडक्शन बेस हो गया ना। अब आप खुद बताइए, देखिए इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है। सर फॉर्मूला से डर लगता है सर, बहुत डर लगता है सर फॉर्मूला से। ऐसा बताएंगे फॉर्मूला याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ध्यान अगर आप दे दिए तो। ध्यान दीजिए, ध्यान देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा है, आप इग्नोर कीजिए ना, इग्नोर कीजिए इसको, छोड़िए हटाइए। हम आपको बताते हैं सुनिए। टाइम बेस, पहले देखिए टाइम बेस। तो सर क्या टाइम बेस आएगा ना प्रोडक्शन बेस आएगा एग्जाम में? मैं आपको बता दूं, आपका सिलेबस में केवल और केवल क्या है? टाइम बेस है। तो आइए टाइम बेस देखते हैं, फिर भी मैं प्रोडक्शन बेस आपको अभी थोड़ा 2 मिनट एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, जैसे मान के चलिए हमने आपको कहा कि आप एक काम कीजिए, आप जो भी मिस्टर एक्स वाई जेड जो भी हैं, आप एक काम कीजिए ना, आप हमारे कंपनी में काम कीजिए। मेरा कंपनी आपको एक दिन में 8 घंटा काम देगा, 8 घंटा, और हर घंटा के लिए हम आपको 10 रुपया घंटा, 10 रुपया घंटा देंगे। तो बताइए, आप 8 घंटा एक दिन में काम कीजिएगा और 10 रुपया 1 घंटा काम देंगे। तो बताइए आपको हम कितना देंगे? कितना देंगे? सर 80 रुपया सर। सर 80 रुपया, देखिए गुना कर दीजिए सर, 80, 80 रुपया। यही 80 रुपया आपका बेसिक वेजेज हो गया एक दिन का। यही 80 रुपया आपके बेसिक वेजेज हो गया, 80 रुपीज आपका एक दिन का। तो सर फॉर्मूला क्या होगा सर? ये भी कोई पूछने वाली बात है? इसको, ये 8 घंटा जो आप काम कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं एक्चुअल टाइम टेकन। एक्चुअल टाइम टेकन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है एक्चुअल टाइम टेकन। और सर ये क्या है सर? 10 रुपया पर आवर, क्या है पर आवर? ये है लेबर रेट पर आवर। लेबर रेट, हमने आपको क्या कहा? लेबर रेट पर आवर, हर लेबर का हर घंटा का पैसा। तो हमने बोला कि आप 1 घंटा काम कीजिएगा तो 10 रुपया घंटा रेट है, 10 रुपया घंटा रेट है। 10 घंटा कीजिएगा तो 100 रुपया, आप 8 घंटा कीजिएगा तो 80 रुपया, आप 5 घंटा कीजिएगा तो 50 रुपया। तो बताइए 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 मेरे भाई, बेसिक वेजेस का फॉर्मूला क्या निकला? क्या आपको फॉर्मूला रटना होगा? नहीं सर, क्यों रटना होगा? आप सीधा देखिए ना, जितना घंटा आप काम कीजिएगा तो उसको बोला जाएगा एटीटी, एक्चुअल टाइम टेकन, इनटू लेबर रेट पर आवर, यानी कि लेबर रेट पर आवर, हर घंटा का लेबर का रेट। बताइए फॉर्मूला क्लियर हुआ एकदम? एटीटी इंटू लेबर रेट पर आवर हो गया। इसी को बोलते हैं बेसिक वेजेस। ये बेसिक वेजेस का क्या है फॉर्मूला? एटीटी इंटू लेबर रेट पर आवर, और इसी का यूज करना है पूरा सवाल में आपको भी। चलिए, ये माइक चल रहा है, एक बार देख लीजिए फिर। प्रोडक्शन बेस क्या होता है सर? ये देखिए, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर दें। किसी किसी कंपनी बोला जाता है एक पेन बनाइएगा 10 रुपया, एक पेन बनाएगा 10 रुपया। तो आइए ना, जितना पेन बने उतना। ये देखिए, तब उसका बेसिक वेजेस कैसे निकलेगा? ये देखिए, देखिए यहाँ पे आप साफ तौर पे देखिए, क्वांटिटी प्रोड्यूस, आप एक दिन में जितना पेन बनाए उतना, इनटू लेबर रेट, यहाँ पर आवर नहीं, पर यूनिट। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 पीस पेन बनाया एक दिन में, और हर पेन का मान लीजिए 5 रुपया पीस, 5 रुपया पीस, तो बताइए आपका मजदूरी एक दिन का कितना हो गया? 500। ये हो गया बेसिक वेजेज। ये बेसिक वेजेज प्रोडक्शन के बेस पे, प्रोडक्शन बेस्ड। और ये बेसिक वेज टाइम। सर हमको कौन सा करना है सर? आपको सर टाइम बेस करना है, टाइम बेस। तो आप ध्यान रखेंगे, टाइम बेस में बेसिक वेज का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल टाइम टेकन पर आवर, एक्चुअल टाइम टेकन इनटू लेबर रेट पर आवर। क्योंकि जितना टाइम हम लेंगे उतना टाइम का उतना से जोड़ के मिल जाएगा। सर खाना खाएंगे सर उसका पैसा नहीं मिलेगा सर? वो 1 घंटा अगर खाना खाएंगे, मिलेगा भाई, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? खाना खाना तो नॉर्मल आइडल टाइम है, खाना तो एम्प्लॉय खाएगा ही नहीं, तो कैसे काम करेगा? तो आप ध्यान रखेंगे, एटीटी इंटू लेबर रेट, यही ध्यान रखना है। जब भी बोला जाए बेसिक वेजेज, तो आपको ध्यान रखना है एक्चुअल टाइम टेकन इनटू लेबर रेट पर आवर। बोलिए, याद हुआ फॉर्मूला? बिल्कुल सर, याद हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। अब आइए,
प्रैक्टिकल करके दिखा दे आपको, कुछ प्रैक्टिकल जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू टाइम बेस प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, प्रोडक्शन बेस नहीं दिखाएंगे, आपको जरूरत नहीं है। देखिए ये देखिए सर, ये क्या है सर, सर ये क्या है, देखिए सर ये समय है, समय दुनिया का सबसे कीमती चीज है, दुनिया का सबसे कीमती चीज। सर दुनिया का सबसे कीमती चीज क्या होता है सर? समय। समय से कीमती चीज दुनिया में कुछ है? नहीं है भाई, नहीं है, आप सोच के देखिएगा। ये देखिए 8 बजे सुबह, सुबह 8 बजे एक एम्प्लॉई मिस्टर मिस्टर एक्स ले लेते हैं, आजकल एक्स जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, तो मिस्टर एक्स 8 एम एक एम्प्लॉई सुबह 8 बजे कंपनी में एंटर किए, और ये देखिए उन्होंने पूरा एकदम कितना बजे तक कंपनी में काम किया? शाम 6 बजा दिया, शाम 6, शाम हो गया और काम किया। इस दौरान यानी कि कितना घंटा हुआ? अप्रॉक्स 10 घंटा हो गया ना? हाँ 10 घंटा, 10 आवर्स, पूरा 10 घंटा वो कंपनी के अंदर रहे। इस दौरान सुबह में उनको कुछ देर के बाद टी ब्रेक मिला था, टी ब्रेक चाय पीने का 15 मिनट, लंच ब्रेक बीच में मिला था 30 मिनट, फिर शाम को टी ब्रेक खैनी बीड़ी मिला, माने समझ जाइए 15 मिनट। तो इस तरह से आप बताइए वो 10 घंटा तो कंपनी में रहे, लेकिन रियल में वो काम कितना घंटा किया आप खुद बताइए। रियल में वो काम, सर रियल में तो काम 9 घंटा किए, क्योंकि 1 घंटा तो वो मशीन ही नहीं चलाए, काम ही नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि नॉर्मल आइडल टाइम ये तो होगा ही होगा, कोई भी वर्क कर रहे होगा। तो बताइए उन्होंने कितना घंटा काम किया? रियल में वो काम किए 9 घंटा। सर 9 घंटा को क्या बोला जाएगा? और 10 घंटा को क्या बोला जाएगा? और ये 1 आवर को क्या बोला जाएगा? बात समझिए, ये 1 आवर हो जाएगा आपका नॉर्मल आइडल टाइम, देखिए लिखा हुआ है नॉर्मल आइडल टाइम। ये 10 घंटा जो उन्होंने पूरा 10 घंटा कंपनी में वो बिताए हैं, इसको बोलते हैं एटीटी। सर एटीटी अभी तो बता के गए, एक्चुअल टाइम टेकन, क्योंकि पैसा तो उनको पूरा 10 घंटा का मिलेगा। और ये जो 9 घंटा आया ना, 9 घंटा 10 में 1 घटा के, इसको ध्यान रखिए, हम बोलते हैं एपीएच। क्या बोलते हैं? एपीएच, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब जिस दौरान प्रोडक्शन हुआ है, आवर्स, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स, मतलब सच में जिस दौरान मशीन चला है, रहे हैं 10 घंटा, मशीन चला है 9 घंटा, क्योंकि 1 घंटा उन्होंने क्या किया है? खाया पिया है, नॉर्मल आइडल टाइम। तो क्लियर हुआ आपको? आइए अब यहाँ पे छोटा सा सवाल करके दिखाते हैं, छोटा सा। देखिए इसी सवाल में यही तो सवाल है, देखिए। और उसको मिस्टर एक्स को 20 रुपया घंटा करके दिया जा रहा है, 20 रुपया घंटा करके, ध्यान दीजिएगा 20 रुपया घंटा, ठीक है। सवाल देखिए, अब पूछा जा रहा है टोटल वेजेज बताइए, मिस्टर एक्स का टोटल वेजेज, ये सवाल को देखिए ये वाला, और टोटल वेजेज, तो आप देखिए ना 10 घंटा मिलेगा उनको, क्योंकि 10 घंटा रहे, सर 9 घंटा काम किए सर, बोले ना, क्या उनको खाने पीने का पैसा काट लिया जाएगा? नहीं, 10 घंटा एटीटी, 10 घंटा क्या है? एटीटी इंटू 20 रुपया घंटा लेबर आवर रेट, इस तरह से उनको वेजेस कितना दिया जाएगा? 200 रुपया वेजेस दिया जाएगा भाई, 200 रुपया, ठीक है, दिया जाएगा ना। लेकिन चार्ज टू कस्टमर, सर ये चार्ज टू कस्टमर क्या है सर? ये चार्ज टू कस्टमर जो है ना, ये जो चार्ज टू कस्टमर है, कितना रुपया करके हम कस्टमर से वसूलेंगे? सर कितना, कैसा 20 रुपया घंटा करके लेबर को दे रहे हैं, तो कस्टमर से 20 रुपया घंटा करके वसूलेंगे? नहीं मेरे भाई नहीं, वो 1 घंटा खाने-पीने का जो पैसा हमने दिया है, उस दौरान प्रोडक्शन नहीं हुआ है, उसका ज़िम्मेदार हम कस्टमर को मानेंगे। क्यों सर? कस्टमर तो नहीं बोला था खाने के लिए, कस्टमर नहीं बोला था, लेकिन ये जेन्युइन बात है, कस्टमर खाएगा नहीं तो शक्ति कहाँ से आएगा? तो फिर कस्टमर नहीं, सॉरी, वर्कर खाएगा नहीं तो शक्ति कहाँ से आएगा? तो फिर कस्टमर के लिए अच्छा-अच्छा फ्रेश-फ्रेश सामान कहाँ से बनेगा? तो कस्टमर खाएगा, इसीलिए पैसा भी सॉरी, देखिए बार-बार देखिए पता नहीं क्या हो गया। वर्कर खाएगा तो कस्टमर उसका पैसा भरेगा। तो आप देखिए ये 200 रुपया जो हमने दिया है, 200 रुपया जो हमने दिया है, किसको दिया है? वर्कर को, उसको हम कस्टमर से वसूलेंगे। देखिए हमने दिया है 20 रुपया घंटा करके, 20 रुपया, लेकिन देखिए कस्टमर से जब वसूलने का बारी आएगा ना, तो हम एपीएच से भाग दे देंगे, एपीएच से, एक्चुअल में जितना देर वो काम किया है, वो खाना-पीना छोड़ के। तो देखिए 200 में 9 से भाग दिया तो कितना आया? 22.22, यानी कि 22 रुपया 22 पैसा आ गया।
तो देखिए यहाँ पे मैं बढ़ गया ना, कस्टमर के ऊपर बोझ बढ़ गया। 2 रुपया 22 पैसा हमने, मेरे पॉकेट से गया 20 रुपया घंटा करके, लेकिन कस्टमर से हमने कितना वसूल लिया? 22.22 बस वसूल लिया ना। तो इस तरह से पता है क्या हुआ? इस तरह से मेरे पॉकेट में 200 आ गया। अगर हम मालिक हैं, आप देखिए, अगर हम मालिक हैं तो हमने दिया 200, और अगर हम 10 रुपया करके वसूलते तो नहीं होता ना। 9 घंटा ही तो काम हुआ। अब आप अगर इसको 9 से भाग दीजिए, इसको 9 से भाग दीजिए, तो आएगा 22.22, यानी कि इतना रुपया घंटा करके अगर वसूले 9 घंटा तक, तो आप देख लीजिएगा गुना करके 200 रुपया वसूल, यानी कि वापस मालिक के पॉकेट में 200 रुपया आ जाएगा। तो क्लियर हुआ कि नहीं? ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। कुल मिला के आप सोचिए ना, जब 1 घंटा का जो नहीं प्रोडक्शन हो रहा है, उसका दोष हम कस्टमर पे देंगे, तो कस्टमर के लिए तो महँगा हो ही जाएगा प्रोडक्ट, होगा ना? होगा। 22 रुपया 22 पैसा, 20 रुपया वाला लेबर कॉस्ट कस्टमर के लिए 22 रुपया 22 पैसा हो गया, और हम यही कस्टमर से चार्ज करेंगे। सर इसको क्या बोलते हैं? इसी को आगे चल के बोला जाएगा इफेक्टिव रेट। एग्ज़ाम में पूछता है इफेक्टिव रेट बताइए। तो जब इफेक्टिव रेट पूछेगा, तो समझ जाइए कस्टमर से चार्ज करने वाला पूछ रहा है, कस्टमर से चार्ज करने वाला। नॉर्मल रेट पूछेगा तो आपका वाला पूछेगा, आपके पॉकेट से कितना जा रहा है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। सर ये प्रोडक्शन बेस, इसको इग्नोर कीजिए, आपका सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है? अब आ जाइए, अब आ जाइए यहाँ पे, हम आपको दिखाते हैं और 1-2 एग्ज़ाम्पल, टाइम बेस एग्ज़ाम्पल दिखाएँगे। ये देखिए सम नंबर 6, देखिए ध्यान से, छोटा-छोटा है, लेकिन आप छोटा मत समझिए, बहुत काम का चीज़ है। एक बार पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद आप जाके बोर्ड का मॉडल पेपर से सवाल बनाइएगा। जब हम बोलेंगे तब, हो सके आज पहला वीडियो में ना हो तो एक वीडियो और आएगा, उसके बाद आप जाके बनाइएगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं। बेसिक वेजेज निकालना है और इफेक्टिव रेट पर आवर निकालना है। सर ये इफेक्टिव रेट क्या है सर? अभी तो हमने आपको बताया, कस्टमर से जो वसूला जाएगा उसको इफेक्टिव रेट बोला जाता है। बेसिक वेजेस क्या है सर? जो वर्कर को मिलेगा, वर्कर को जो मिलेगा। आइए देखिए, क्या डेटा दिया है? एक्चुअल टाइम टेकन दिया है 200 आवर्स, यानी कि वर्कर जो है एक्चुअल में कितना घंटा लिया है? 200 आवर्स। सर एक दिन में तो 24 घंटा होता है, 200 घंटा कहाँ से हो गया? काफी सारे वर्कर मिलके, तो एक्चुअल टाइम टेकन 200 आवर्स, ठीक है? नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? जिस दौरान वो लोग प्रोडक्शन नहीं किए हैं, खाए हैं, सोए हैं, बीड़ी बीड़ी, खैनी ये सब खाए हैं, वॉशरूम, 20 घंटा, 200 घंटा में 20 घंटा क्या हुआ है? नॉर्मल आइडल टाइम। लेबर रेट कितना करके है? 25 रुपया घंटा, 25 रुपया घंटा। तो आइए बेसिक निकालने का तरीका आप तो जानते ही हैं। सर बेसिक हम समझ गए सर, बेसिक हम समझ गए। एक्चुअल टाइम 200 घंटा का पैसा मिलेगा। क्यों 200 घंटा का पैसा मिलेगा? क्योंकि लेबर अगर खाया भी है ना 20 घंटा, तो वो नहीं हम काटेंगे, वो पैसा देना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बताया हमने? एक्चुअल टाइम टेकन इंटू लेबर रेट पर आवर, तो 200 घंटा 25 रुपया घंटा करके बताइए कितना मिल गया? बेसिक 5,000 रुपया मिल गया। अब यही 5,000 रुपया को वसूलना है, किससे वसूलना है? कस्टमर से। क्या निकालना होगा? इफेक्टिव रेट पर आवर निकालना होगा। उसका फॉर्मूला क्या है? तो देखिए टोटल वेज मैंने जितना मेरा जेब से गया, कितना मेरा जेब से गया? 5,000 गया ना, 5,000 को डिवाइड कर देंगे प्रोडक्टिव आवर से। प्रोडक्टिव मतलब रियल में जितना देर काम हुआ है, तो रियल में कितना देर काम हुआ है? 200 में तो 20 घंटा नहीं हुआ है, 180 घंटा हुआ है ना। 180, ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स, 200 माइनस 20 यानी कि रियल में, इसको बोलते हैं एपीएच, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स। तो 180 से भाग दे दीजिए, ये देखिए 27.78 हो गया ना। कस्टमर के लिए महंगा, जो चीज मालिक के लिए 25 रुपया करके खर्चा था 1 घंटा में, कस्टमर के पॉकेट से निकलेगा 27 रुपया 78 पैसा। तो बताइए बेसिक समझ में आया? एटीटी इंटू लेबर रेट और इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल वेजेज में एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर से हमेशा जब इफेक्टिव रेट बोलेगा ना, तो जितना देर सच में काम हुआ है उससे भाग देना, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। हाँ, तो फाइनली मित्रों हम आ गए आपके टॉपिक बोनस। यहाँ से आपका हो गया सिलेबस शुरू। सर अब तक क्या हो रहा था सर? अब तक सिलेबस ही चल रहा था, बेसिक चल रहा था भाई। आइए बोनस, बोनस क्या होता है? ध्यान से देखिएगा बोनस क्या होता है। अभी तो आपने बोला सर दुर्गा पूजा में, दुर्गा पूजा वाला बोनस नहीं होता है भाई। बोनस देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा इनकम ऑफ वर्कर ड्यू टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इज कॉल्ड बोनस। वर्कर का एक्स्ट्रा इनकम, एक वर्कर का एक्स्ट्रा इनकम किस वजह से?
तो उसका एफिशिएंसी में इंक्रीज होने की वजह से, मतलब वो एक्सपर्ट हो गया, काम करने में एक्सपर्ट। उसको दे रहे हैं लो 10 घंटा में खत्म करो, 6 घंटा में कर दे रहे हैं। उसको बोले लो 20 घंटा में खत्म करो, 15 घंटा में कर दे रहे हैं। तो उसका यही कला की वजह से जो उसको इनकम में इंक्रीमेंट होगा ना, बढ़ोतरी, उसी बढ़ोतरी को क्या बोला जाता है? बोनस। बोनस, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप समझोगे। 1 मिनट समय लेंगे। ये थोड़ा-सा बहुत गला सूख गया है। ये पता है आपको क्या है? पता है आपको ये क्या है? ये है अमृत। सर इसको पी के अमर हो जाया जाता है। नहीं, नहीं, नहीं। इसी से तो पावर मिलता है पढ़ाने का। इसी से पावर मिलता है समझाने का। ये पता है कहाँ से लाए हैं हम? आपको नहीं पता है। ये लाए हैं 5000 साल कठोर तपस्या करने के बाद हिमालय में भगवान विष्णु प्रकट हुए थे हमारे सामने और उन्होंने ये दिया कि लो बच्चा इसे ले लो, इसे पीते रहना और एकदम आराम से तुम्हारा दिमाग काम करता रहेगा। सर हमको भी दे दीजिए ना सर। नहीं मिलेगा बच्चा, 5000 साल कठोर तपस्या करना होगा। आइए, बोनस देखिए, बोनस, बोनस क्या होता है? अभी हमने आपको बता दिया कि एक एक्सपर्ट, जो वर्कर एक्सपर्ट हो जाता है, काम को जल्दी-जल्दी देते हैं जितना देर में, उसे जल्दी खत्म करता है, तो उसके लिए एक स्पेशल जो है वेजेज मिलता है, उसको बोलते हैं बोनस। ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्कर को बोनस 2 वजह से मिलता है। एक मिलता है या तो वो टाइम बचाएगा तो, टाइम सेव करेगा तो, और या तो वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेगा तो। या तो टाइम बचाएगा तो, या तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेगा तो ही मिलेगा बोनस, ध्यान रहे। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में आपका ये है, टाइम सेव, ठीक है? तो अगर मान लीजिए हमने कहा कि लीजिए आप ये काम 20 घंटा में खत्म कर दीजिए, आपने 15 घंटा में कर दिया, तो ये इसके लिए आपको बोनस मिलेगा। आइए देखिए, बोनस बेस्ड ऑन टाइम सेव। वो बोनस पढ़ेंगे हम लोग जो किसके ऊपर बेस है? टाइम सेव। ध्यान देंगे थोड़ा-सा मेरी बातों को। टाइम सेव कैसे निकलेगा? देखिए सब फॉर्मूला है। हम बोल रहे हैं आपको रटने का कोई जरूरत नहीं। याद कीजिए ना, यहाँ देखिए ना, समझिए ना बात को। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड माइनस एक्चुअल टाइम टेकन हो गया टाइम सेव। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड माइनस एक्चुअल टाइम टेकन इनटू टाइम सेव। सर नहीं समझे सर। हमने कहा कि आपको 20 घंटा दे रहे हैं, आप ये काम खत्म कर दीजिए। आप काम को खत्म कर दिए 15 घंटा में। बताइए ना टाइम सेव कितना? 5 घंटा। ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्या समझ में आएगा? इस 20 घंटा को बोला था स्टैंडर्ड टाइम। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था स्टैंडर्ड जो फिक्स कर दिया जाता है, इतना देर में आप काम खत्म कीजिए। एक्चुअल जितना देर में आप काम को खत्म कर रहे हैं। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आ जाएगा टाइम से। बोलिए इसके लिए क्या फॉर्मूला याद करना होगा? नहीं। स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल। सर ऐसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं, बिल्कुल। एसटीए स्टैंडर्ड टाइम अलाउड माइनस एटीटी एक्चुअल टाइम टेकन हो गया। एसटीए माइनस एटीडी सर एग्जाम में लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। एसटीए माइनस एटीडी चलेगा, एकदम चलेगा, 1 मार्क्स नहीं कटेगा। आइए स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कैसे निकलेगा? सर स्टैंडर्ड टाइम अलाउड कैसे निकलेगा? बिल्कुल बताएंगे। ये देखिए, बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट इनटू एक्चुअल। सर ये तो फॉर्मूला रट रहे हैं, बिल्कुल। आइए समझा देते हैं, रटने का क्या जरूरत है? देखिए इधर इधर देखिए, इधर देखिए। 7 मई है मान लीजिए आज। 7 मई मान के चलिए ना, मानने में क्या जा रहा है? 7 मई है। 7 मई को 10,000 घंटा कंपनी में काम हुआ था। 10,000 घंटा। और कितना पीस माल बना था? 1,000 पीस माल बना था। 8 मई को 1100 घंटा, 1100 पीस माल बना, 1100 यूनिट। देखिए 1100 यूनिट बना। और काम कितना देर हुआ? 9,000 घंटा। बात समझिएगा, बात समझिएगा, बात समझिएगा यहाँ पे। 7 मई को 10,000 घंटा काम हुआ तो 1,000 पीस माल बना। 8 मई को 1100 पीस माल बन गया और काम कितना देर हुआ? 9,000। हमको बताइए आप, ये एक्चुअल टाइम टेकन है, ये 9,000 घंटा क्या है? एक्चुअल टाइम टेकन है। कितना पीस बनाने के लिए? 1100। कल कितना समय लगा था? 1,000 घंटा। कितना बनाने के लिए? 10,000। 10,000 बनाने के लिए, ठीक है। एक्चुअली ना यहाँ पे ना मिस्टेक है, हम आपको बता दे रहे हैं। 10,000 नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मिस्टेक नहीं, एकदम एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, ठीक है, मिस्टेक नहीं। 10,000 घंटा लगा था 1,000 यूनिट बनाने के लिए।
अब 1100 बना है 9000 घंटा में। बता पाइएगा आप कितना टाइम सेव हुआ है? हाँ सर, बिल्कुल बता देंगे। ये देखिए ना, 10,000 में से आप माइनस कर दीजिए 9000, 1000 घंटा टाइम सेव। गलत, 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 गलत। बेस बराबर होना चाहिए, बेस। सर बेस क्या होता है सर? तुलना हमेशा बराबरी के लोगों से होता है। तुलना हमेशा बराबरी के लोगों से, समझिए बात को समझिए। ये 1000 घंटा का स्टैंडर्ड टाइम है और यहाँ सॉरी 1030 का स्टैंडर्ड टाइम है 10,000 घंटा। यहाँ 1100 पीस बना है, तो 1100 पीस बना है तो और ज्यादा समय लगना चाहिए ना। देखिए स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालेंगे, ध्यान से। इधर देखिए निकाला गया है, ध्यान से एकदम। ये देखिए 10,000 घंटा लगता है। देखिए 10,000 घंटा, पिछला वाला को हमेशा माना जाता है बजट। हमेशा पिछला चीज को बजट मान के अगला काम करते हैं। पिछला साल आप सरस्वती पूजा में इतना पैसा खर्चा किए थे, पिछला साल तो हम 10,000 खर्चा किए थे, इस साल लगा है 12,000। पिछला को मान के होता है ना। तो 7 मई पिछला हो गया, 8 मई आज। तो 7 मई को 10,000 घंटा लगा था कितना बनाने में? 1,000। डिवाइड किए तो बताइए 10,000 घंटा लगा था 1,000 बनाने में। 1 घंटा बनाने में कितना लगा, निकल गया डिवाइड से। तो बताइए 1100 घंटा बनाने के लिए कितना चाहिए? नहीं निकल गया। तो 1100 बनाने के लिए 11,000 घंटा चाहिए, 11,000। जब 10,000 घंटा दिया जा रहा है 1,000 बनाने के लिए, तो आप खुद सोचिए ना, 11,000 घंटा लगेगा 1100 बनाने के लिए। तो देखिए कैसे निकल गया, 10,000 डिवाइड, ये देखिए ध्यान रखिएगा। बजटेड आवर, बजट का मतलब होता है पिछला, ये बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट, बजटेड आउटपुट इनटू इनटू एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है? 1100। निकल गया 11,000। तो आइए आपको दिखाते हैं टाइम सेव कितना हुआ। ये देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है, फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए टाइम सेव कितना हुआ। तो एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर यहाँ पे दिया है, 1 मिनट नहीं दिया है, फिर भी हम आइए ना यहाँ बता दे रहे हैं। ये देखिए तब यहाँ पे एसटीए माइनस एटीटी होगा ना टाइम सेव निकालने के लिए। एसटीए, ये देखिए एसटीए निकाले यहाँ पे, देखिए 1100 घंटा के लिए निकाले। ये तो 1000 घंटा, अगर ये 1000 ही बनता ना, बात समझिए, अगर यहाँ पर 1100 ना बन के 1000 ही बना होता तो डायरेक्ट 10,000 में से 9,000, क्योंकि देखिए 10,000, 10,000 सॉरी 10,000 नहीं, 1000 और 1000 क्या होता है? 1000 और 1000 क्या हो जाता? बराबर है बेस। तो डायरेक्ट 10,000 में से 9,000 माइनस करके कितना आ जाता है? 1000। ये सही होता, लेकिन बेस बराबर नहीं था। देखिए हमने बेस बराबर किया। देखिए एसटीए हमने कितना का निकाल लिया? 1100 का। और देखिए एक्चुअल भी कितना का है? 1100 का है ना यहाँ पे, 1100 का। तो बताइए यहाँ पे एसटीए हमने निकाला 11,000 घंटा और एटीटी देखिए यहाँ पे कितना दिया है? 900। तो 900 घंटा, सॉरी 900 नहीं, 9,000 घंटा। तो बताइए 2,000 घंटा का टाइम सेव हुआ? कौन 2,000 घंटा का टाइम सेव हुआ? ठीक है, यही कैलकुलेशन थोड़ा सा आप एक बार जरूरत पड़े तो रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद करते हैं ऐसा कैलकुलेटिव नहीं देगा 12 में, फिर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब सवाल बनाते हैं, छोटा छोटा सवाल बनाते हैं। एटीटी 10,000 घंटा, एनआईटी 1,000 घंटा। सर एनआईटी नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम ध्यान रहे, यानी कि जिस दौरान प्रोडक्शन सच में नहीं हुआ है। अब हमसे पूछा जा रहा है कैलकुल एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर बताइए, तो कुछ बता देगा। अरे भाई 10,000 घंटा एक्चुअल टाइम लिया गया है, जिसमें 1,000 घंटा मशीन बंद रहा है, तो हो गया 9,000 घंटा। 9,000 घंटा वो समय रहा जिस दौरान एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है। एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर बराबर एटीटी माइनस एनआईटी, हो गया ना, एटीटी माइनस एनआईटी, 9,000 घंटा। कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन बात है। 10,000 घंटा है टाइम, 1,000 घंटा नॉर्मल आइडल टाइम है, तो 9,000 घंटा हुआ है पीएच, ठीक है। आइए अगला देखिए, अगला देखिए, इसको देखिए ध्यान से देखिए। बोल रहा है कैलकुलेट एसटीए, एपीएच और टाइम, तीन चीज ध्यान से, एकदम बहुत अच्छा सवाल है। बजटेड आउटपुट बोल रहा है 10,000 यूनिट, यानी कि 10,000 यूनिट बनता है, पिछला बार बना था। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आवर्स, एक पीस बनाने के लिए कितना घंटा दिया जाता है पर यूनिट? देखिए स्टैंडर्ड आवर, एक पीस बनाने के लिए कंपनी बोलता है एक पीस 10 घंटा बना दीजिए। एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है? 11,000 घंटा। 11,000 घंटा काम कर, मतलब 11,000 यूनिट बनाने के लिए, एक्चुअल आउटपुट 11,000 यूनिट बनाने के लिए एक्चुअल टाइम लिया गया है 1,00,000 घंटा, जिसमें 5,000 घंटा तो खाया पिया गया है, काम ही नहीं हुआ है। तो आइए ना एसटीए नहीं निकल जाएगा, सिंपल। तो एक्चुअल में कितना पीस माल बना है?
सर 11,000 पीस, 11,000 पीस देखिए यहाँ पे, देखिए 11,000 पीस, और एक पीस के लिए कंपनी कितना दिया है 10 घंटा, तो 11,000 इंटू 10 1,10,000 घंटा, ये 1,10,000 घंटा स्टैंडर्ड टाइम हो गया जो कंपनी दिया है। अब आइए एपीएच किसको बोलते हैं एपीएच, तो एटीटी माइनस एनआईटी, एटीटी में एनआईटी देखिए 1,00,000 घंटा था एटीटी ऊपर देख लीजिएगा दिया है, और 5,000 घंटा तो काम ही नहीं हुआ, तो काम कितना घंटा रियल में हुआ, रियल में 95,000 आवर, 95,000, 1,00,000 था, 1,00,000 में 5,000 घंटा तो चाय पानी हुआ है, तो बताइए 95,000 घंटा हुआ है ना, तो बताइए टाइम सेव कितना, 1,10,000 घंटा टाइम अलाउड किया गया, जिसमें 95,000 घंटा में काम खत्म हो गया, 15,000 घंटा बचा लिया गया। इसी 15,000 के लिए पता है क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, बोनस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अगला सम 9 नंबर सम देखिए, अगला सम पीएच 11,500 घंटा, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर 11,500 घंटा, एटीटी 13,000 घंटा, देखिए यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्टिव ही दे दिया है, यहाँ पे माइनस नहीं करना पड़ेगा, एनआईटी नहीं है, एनआईटी नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है एपीएच। तो आप अगर पता करना चाहें कि एनआईटी कितना है, जरूरत नहीं है ऐसे, लेकिन पता करना चाहे तो निकाल सकते हैं, 1,500 घंटा होगा, 11,000 दिया, 13,000 घंटा वो लोग टाइम लिया है, जिसमें मशीन एक्चुअल में चला है 11,500 घंटा, तो 1,500 घंटा नॉर्मल आइडल टाइम खाना पीना हुआ है, तो खैर छोड़िए जरूरत नहीं, एपीएच दे दिया 11,500, एटीटी दिया है 13,000 घंटा, लेबर रेट कितना दिया है 20 रुपया घंटा, और कंपनी ने उस काम को करने के लिए कितना समय दिया था 12,500 घंटा। कैलकुलेट टाइम सेव, बोनस, दोनों निकालने बोल रहा है, टाइम सेव निकालने बोल रहा है और बोनस निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं ना कि हम इस वीडियो को यहीं तक रहने दें, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है ना, तो बहुत सारा बैच ऑफलाइन में भी पढ़ाए हैं अभी, तो ज्यादा मतलब कैपेसिटी नहीं हो रहा है। कल सुबह हम एक वीडियो आप लोग के लिए 11 से 12 1 बजे तक डाल देंगे। आप लोग इस वीडियो को आज देख लीजिए, कल का वीडियो में आप लोग को पूरा प्रैक्टिकल सम के साथ करा देंगे। कल का जो एक वीडियो आएगा वो लेबर कॉस्ट का लास्ट वीडियो होगा। आपका 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, 10 मार्क्स। कॉस्ट 20 मार्क्स का, 20 में 10 मार्क्स आपका पूरा तरह से सिक्योर हो जाएगा। आप इस वीडियो को फिलहाल देख लीजिए, कल जैसे ही अगला वीडियो आएगा प्रैक्टिकल उसमें रहेगा पूरा तरह से, प्रैक्टिकल देख लीजिएगा, आपका सवाल बने रहेगा, ठीक है। तो जरूर देखिएगा, कल हम कोशिश करेंगे डाल देने का। तो कॉस्ट हो जाएगा 10 मार्क्स का। कल रात को हम क्या करेंगे, इसका क्या बोलते हैं, ओवरहेड चैप्टर का, ओवरहेड एक ही वीडियो में हो जाएगा सब, ठीक है, ओवरहेड एक ही वीडियो में हो जाएगा, तो 20 मार्क्स हो जाएगा, कम से कम कॉस्ट तो 20 मार्क्स का हो जाएगा। आपका एग्जाम है शायद कल छुट्टी है, परसों शायद भी छुट्टी है, उसका बाद दिन एग्जाम है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना देखिए फिलहाल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, उससे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन सबसे ज्यादा काम करता है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको भी हम मोटिवेट करेंगे एग्जाम के लिए, तब ना आप उतना अच्छा से करते हैं। आपको पसंद आ रहा है तब ना आप हमें मैसेज करके बोल रहे हैं कि आप बनाइए। तो उस तरह से वीडियो पे भी कमेंट कीजिएगा जरूर, तो हम जल्दी से कल वीडियो लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय।